सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस समझेंगे, यानी कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है। जो कुछ भी हमने अभी तक लेजर में किया, क्या वो सही है? तो हमने जर्नल क्यों बनाया? क्योंकि हमें लेजर बनाने थे। हमने लेजर क्यों बनाया? क्योंकि हमें ट्रायल बनाना था। तो हमने ट्रायल क्यों बनाया? अब खुद सोचो, कैपिटल में डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है? अभी तो याद कराया। अब अगर ट्रायल बैलेंस में गलती नहीं है तो गलती फिर कहां है? यहां पर भी प्रोविजन था, ये भी प्रोविजन है। प्रोविजन में क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर चीजें आती कहां से है? ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपनिंग स्टॉक कहां से आया? ट्रायल बैलेंस के अंदर परचेज कहां से आई? ये तीन सिचुएशंस होंगी, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर ही देखने को मिलेगा। कैसे? हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। पेस कॉमर्स क्लास 11 वन शॉट सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सीए मनीष महाजन और मैं आपको पढ़ाता हूं यहां पर अकाउंट्स। आज हम क्लास 11th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर एक टॉपिक करेंगे विच इज डन आफ्टर जर्नल एंड लेजर। इसका नाम है ट्रायल बैलेंस। तो आज वन शॉट के अंदर ट्रायल बैलेंस चैप्टर को खत्म करेंगे। फटाफट से इसको शुरू करेंगे। अपनी कॉपी पेन निकाल लो, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और इसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, और ताकि आपको ये पूरा का पूरा जो वन शॉट है ट्रायल बैलेंस चैप्टर का, ये एकदम अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो फटाफट से शुरू करते हैं। ट्रायल बैलेंस टॉपिक है हमारा। आज सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस समझेंगे, यानी कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है, क्यों बनाते हैं, इसके बारे में समझेंगे और फिर बहुत सारे क्वेश्चन करके इस पूरे टॉपिक को खत्म कर देंगे। जब हमने अकाउंटेंसी शुरू करी थी तो हमने कहा था कि अकाउंटेंसी के अंदर एक प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग होता है। बुक कीपिंग का मतलब होता है कि हम लोग किसी भी ट्रांजैक्शन को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग इज डन इन अ बुक विच इज कॉल्ड जर्नल। तो हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, जर्नल के अंदर उसको रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल के बाद हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी कि हम एक और प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लेजर अकाउंट्स। तो पहले होती है जर्नल एंट्री, जर्नल से हम बनाते हैं लेजर्स, जिसमें हम लेजर के अंदर पोस्टिंग करते हैं, टोटलिंग करते हैं और लेजर की बैलेंसिंग करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ? ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना। ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या हुआ? क्लासिफिकेशन, विच इज प्रोसेस ऑफ मेकिंग लेजर अकाउंट्स। इसके बाद क्या? जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद क्या? कुछ तो होना चाहिए। तो इसी प्रोसेस को जब हम आगे बढ़ाते हैं, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद आता है ट्रायल बैलेंस। तो बड़ा सिंपल सा है, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस। ये तो होगी प्रोसेस। अब ट्रायल बैलेंस होता क्या है? कहते हैं जी, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसे हम प्रिपेयर करते हैं यूजिंग द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स टू टेस्ट द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। तो बेसिकली जर्नल में हमने क्या किया? जर्नल में हमने ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज किया, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करी। उसके बाद हमने क्या किया? लेजर के अंदर तीन काम किए। सारी जर्नल एंट्रीज को लेजर के अंदर पोस्ट किया, प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग। फिर सारे लेजर अकाउंट्स का टोटल किया, प्रोसेस ऑफ टोटलिंग। और फिर हर लेजर की बैलेंसिंग करके हमने उसका एक बैलेंस निकाला। बाय बैलेंस सीडी डेबिट बैलेंस, या टू बैलेंस सीडी क्रेडिट बैलेंस, बैलेंसिंग करी। जब हमने सभी लेजर्स की बैलेंसिंग कर दी ना, हमारे पास एक बैलेंस आ गया होगा। या तो बैलेंस हमारे पास डेबिट का आया होगा या बैलेंस हमारे पास क्रेडिट का आया होगा। बस कहता है इन्हीं डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को जब तू इस्तेमाल करके एक स्टेटमेंट पे लिखता है और फिर उस स्टेटमेंट को बनाता है जिसमें सभी लेजर के डेबिट और सभी लेजर्स के क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, तो ऐसी स्टेटमेंट को हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। और इस स्टेटमेंट को बनाने का जो पर्पस है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ अपनी बुक्स की अरिथमेटिकल मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना चाहते हैं, पर हम ये भी इंश्योर करना चाहते हैं कि जैसे हम जर्नल के बाद लेजर पे आए और लेजर के बाद ट्रायल पे गए, तो ट्रायल के बाद भी तो आगे जाना होगा। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस भी हमारे लिए एक आगे जाने का जरिया बनता है। जैसे कि हमने ये बात करी, हर ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड किया। कैसे? जर्नल एंट्री। फिर जर्नल एंट्री से हमने
लेजर बनाए। लेजर में हमने 3 काम किए, लेजर पोस्टिंग, लेजर का टोटल और लेजर की बैलेंसिंग। अब जब लेजर की हमने बैलेंसिंग करी तो हमारे पास बैलेंस आया, है ना, हमारे पास बैलेंस आया। कहता अब इन्हीं बैलेंस का इस्तेमाल करके अगर तू अगले स्टेप पे जाए तो अगला स्टेप होता है ट्रायल बैलेंस। सो ट्रांजैक्शन, जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर में पोस्टिंग, टोटलिंग, बैलेंसिंग, बैलेंस आएगा और बैलेंस के बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे। इतनी बात समझ आती है। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाना जरूरी है? ट्रायल बैलेंस बनाने के हमारे पास 3 पर्पस हैं। अभी स्टेटमेंट की हम अभी डेफिनेशन बात करेंगे, पर हम ट्रायल बैलेंस क्यों बना रहे हैं, इसके 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो कुछ भी हमने अभी तक जर्नल एंट्री में किया, जो कुछ भी हमने अभी तक लेजर में किया, क्या वो सही है? क्या हमने कोई मैथमेटिकल एरर तो नहीं किया है? क्या हमने कोई प्लस माइनस की गलती तो नहीं करी है? क्या हमने कोई अमाउंट्स फिगर्स में कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं कर दी है? हमें कौन बताएगा? हमने तो हजारों जर्नल एंट्री कर दी, हमने तो लाखों लेजर बना दिए, हमने तो बहुत सारा कुछ किया ना अभी। क्या इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है? क्या इसमें कोई गलती तो नहीं हो गई है? तो ये बताने के लिए, ये पता करने के लिए, अपनी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। पहला पर्पस। सेकंड, ट्रायल बैलेंस हमारे को कभी कभी हमारी गलतियां दिखा देता है। ट्रायल बैलेंस एक आईना है जो हमारी गलतियां हमारे को बता देता है, जो हमारी गलतियां हमारे को दिखा देता है। तो ट्रायल बैलेंस एक चेक पॉइंट है। ट्रायल बैलेंस एक चेक पॉइंट है जहां पर हम पहुंचते हैं यह पता करने के लिए कि भाई अभी तक कोई गलती तो नहीं हुई है, और अगर कोई गलती हुई है तो बता भाई कहां गलती हुई है। तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस सबसे पहले हमारी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स को चेक करता है। सेकंड, ये हमारे को यह भी बताने की कोशिश करता है कि भाई तुम्हारे एरर हुए हैं कि नहीं हुए। कुछ बातें जो हमारी गलतियां हैं, वो गलतियां हमारे को ट्रायल बैलेंस बता देता है। एंड तीसरी चीज, हमें आगे भी जाना है। हम सिर्फ जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस पे आके रुकेंगे नहीं, ये प्रोसेस आगे भी चलेगा। तो आगे जाने के लिए हमारे को ट्रायल बैलेंस चाहिए। आगे जाने के लिए, आगे का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए हमारे को ट्रायल बैलेंस की आवश्यकता है। जैसे सिंपल, क्या लेजर बिना जर्नल एंट्री के तुमने बनाना सीखा? नहीं, लेजर बनाने के लिए जर्नल एंट्री चाहिए थी। तो हमने जर्नल क्यों बनाया? क्योंकि हमें लेजर बनाने थे। हमने लेजर क्यों बनाया? क्योंकि हमें ट्रायल बनाना था। तो हमने ट्रायल क्यों बनाया? क्योंकि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनानी है? क्योंकि हमारे को रिजल्ट्स पता करने हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट करना है, हमारे को यह पता करना है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे को यह पता करना है कि हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट क्या है। सो देयर इज अ पर्पस बिहाइंड एवरी स्टेप। हमने जर्नल क्यों बनाया? क्योंकि हमें लेजर पे जाना था। हमें लेजर क्यों बनाया? क्योंकि हमें ट्रायल पे जाना था। हमने ट्रायल क्यों बनाया? क्योंकि हमें आगे जाना है। सो ट्रायल बैलेंस के 3 पर्पस हो गए। एक, सबसे पहले हम अपनी गलतियां चेक करना चाहते हैं, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना चाहते हैं, अगर कोई गलती हुई है उसे ढूंढना चाहते हैं, और फिर अगले स्टेप में फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे को ट्रायल बैलेंस चाहिए। सो ट्रायल बैलेंस बेसिकली है क्या? ट्रायल बैलेंस एक बड़ा सिंपल सा काम है। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट हमारे को अकाउंट्स के, लेजर्स के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को देखकर बनाई जाती है। सो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट से बनती है। ये स्टेटमेंट हमारे को 3 काम करने में मदद करती है। एक, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने में, दूसरा, एरर्स की लोकेट करने में, एरर्स को ढूंढने में मदद करती है, और तीसरा, अगले स्टेप पे जाने में मदद करती है। बस इतना सा काम है ट्रायल बैलेंस का। ओके सर, ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है? ट्रायल बैलेंस को बनाते कैसे हैं? जैसे हमने जर्नल एंट्री का एक फॉर्मेट सीखा था, डेट, पर्टिकुलर, है ना, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट अमाउंट विद नरेशन, हमने एक एक करके डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया था जर्नल में। तो हमने जर्नल सीखा था। जर्नल के बाद हमने क्या सीखा? लेजर। तो हमने एक एक करके लेजर अकाउंट बनाए, है ना, टी फॉर्मेट में। वैसे ही अब हम सीख रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा। ट्रायल बैलेंस का एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा है। यहां पर आता है सीरियल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके।
फिर आता है नेम ऑफ द लेजर, जो जो लेजर हैं, जैसे कि हमने कैपिटल अकाउंट बनाया तो कैपिटल अकाउंट, हमने कैश अकाउंट बनाया है तो कैश अकाउंट, हमने बैंक अकाउंट बनाया है तो बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट बनाया है तो परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट बनाया है तो सेल अकाउंट। जैसे जैसे जितने जितने हमने लेजर बनाए हैं ना, वो सारे लेजर के नाम, एक एक करके सारे नाम। फिर आता है लेजर फोलियो यानी कि पेज नंबर। उस पेज नंबर को लिखते हैं जिस पेज नंबर पे कैपिटल का हमने बैलेंस निकाला है, जिस पेज नंबर पे हमने कैश अकाउंट को बैलेंस किया है, जिस पेज नंबर पे बैंक अकाउंट की बैलेंसिंग करी है। तो कैश अकाउंट तो बहुत सारे पेजेस का होगा, कैपिटल अकाउंट बहुत सारे पेजेस का होगा, बैंक अकाउंट बहुत सारे पेजेस का होगा। सारे पेजेस पे टोटल बैलेंस थोड़ी करते हैं, टोटल बैलेंस तो किसी एक पेज पे जाकर करोगे। तो कहते हैं जिस पेज पे जाकर तुमने टोटल बैलेंस किया है उस पेज नंबर को यहां पर लिख देना। तो हमारे लिए थ्योरेटिकली यहां पर किसी काम का है नहीं ये कॉलम, क्योंकि हमने ना कभी जेएफ यूज किया ना हमने कभी एलएफ यूज किया, तो हमारे लिए किसी काम का नहीं, खाली रहेगा, मैनुअली काम का होता है पर हमारे किसी काम का नहीं है। फिर आता है डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अकाउंट होगा उसमें या तो डेबिट बैलेंस होगा या उसमें क्रेडिट बैलेंस होगा या उसमें कोई बैलेंस नहीं होगा। अब तुमने जब लेजर चैप्टर किया था तो तुमने टोटल किया था हर लेजर को, तुमने बैलेंस निकाला था हर लेजर का, है ना। तो या तो उस लेजर में डेबिट बैलेंस आया था या उस लेजर में क्रेडिट बैलेंस आया था या उसमें कोई बैलेंस नहीं आया था। जिस लेजर में डेबिट बैलेंस होगा उसको डेबिट में लिख देना कितना बैलेंस है, जिस लेजर में क्रेडिट बैलेंस होगा उसको क्रेडिट में लिख देना कितना बैलेंस है। सो डेबिट वालों को डेबिट में लिख देना, क्रेडिट वालों को क्रेडिट में लिख देना, जितना जितना बैलेंस है उतना उतना लिख देना। जब आप सारे लेजर्स के डेबिट और सारे लेजर्स के क्रेडिट बैलेंसेस को लिख दोगे, उसके बाद आप टोटल लगाओगे, ये सारे डेबिट का टोटल लगाओगे, एक वैल्यू आएगी, ये सारे क्रेडिट बैलेंसेस का टोटल लगाओगे, एक और वैल्यू आएगी। मजे की बात यह है कि डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल मैच करना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर आना चाहिए। क्यों बराबर आना चाहिए? क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, क्योंकि हम डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर होता है, इसलिए जितना भी टोटल ऑफ डेबिट आएगा वो टोटल ऑफ क्रेडिट के बराबर होना चाहिए। अगर ये अपने आप टोटल बराबर आ जाए, अगर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट आ जाए, तो हम ये मान लेंगे कि जितना भी हमने काम मैथमेटिकल प्लस माइनस, जो भी काम हमने अभी तक जर्नल में किया है, जो भी काम हमने अभी तक लेजर्स में किया है, वो सब सही किया, हम ऐसा मान लेंगे। सो ट्रायल बैलेंस अगर अपने आप खुद ब खुद मैच हो जाता है, ट्रायल बैलेंस का डेबिट और ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट अगर अपने आप मैच हो जाता है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो कुछ भी हमने अरिथमेटिकली किया है, जो कुछ भी हमने प्लस माइनस किया है, जो कुछ भी मैथमेटिकली हमने अभी तक किया है जर्नल और लेजर के अंदर, वो सब बराबर, सब सही है, सब ओके है, सब चंगा सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलती नहीं है। हम ऐसा मान लेंगे, हम ऐसा मान लेंगे। सो इसे बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। आई बात समझ में? ओके। अब एक बच्चे का डाउट आएगा, बच्चा कह रहा है सर हमने जर्नल एंट्री करी, मान लो हमने 50 जर्नल एंट्रीज कर दी, ठीक है, एक एक करके हमने सारी जर्नल एंट्री जर्नल में रिकॉर्ड कर दी। फिर सारी जर्नल एंट्रीज का इस्तेमाल करके हमने बहुत सारे लेजर बनाए, मान लो हमने 20 लेजर अकाउंट बना दिए, एक एक करके हमने सारे लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करी, सारे लेजर अकाउंट का टोटल किया, सारे लेजर अकाउंट की बैलेंसिंग करी, हमने हर लेजर अकाउंट का बैलेंस निकाल लिया। हमारे पास 20 लेजर अकाउंट आ गए, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते क्या हम यहां पर सारे 20 के 20 लेजर लिखेंगे? हाँ जी। अब किस लेजर में डेबिट है उसमें डेबिट लिख देंगे, किस लेजर का क्रेडिट बैलेंस है उसका क्रेडिट बैलेंस लिख देंगे। एंड में हम सारे लेजर्स का टोटल और टोटल करेंगे, बैलेंसेस का टोटल करेंगे, डेबिट का टोटल आएगा और क्रेडिट का टोटल आएगा, ये टोटल बराबर आएगा। अगर ये अपने आप बराबर आ जाए तो सब सही है, सब ओके, ऐसा हम मान लेंगे, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है। वो बच्चा कह रहा है सर ये कैसे पता चलेगा कि किसमें डेबिट बैलेंस है किसमें क्रेडिट बैलेंस है, किस में डेबिट बैलेंस है और किस में क्रेडिट बैलेंस है, ये कैसे पता चलेगा? तो मैंने उसको बोला कि यार ये बातें हम कर चुके हैं, चाहे आप
ट्रेडिशनल मेथड पढ़ के आए हो, चाहे आप मॉडर्न अप्रोच पढ़ के आए हो, आप ये जाने अनजाने में बातें सीख चुके हो। क्या बातें सीख चुके हो? कि अगर कोई पर्सनल अकाउंट डेटर है, जैसे राम मेरा डेटर है, मोहन मेरा डेटर है, अगर कोई डेटर अकाउंट होता है तो उसमें डेबिट का बैलेंस होता है। अगर कोई क्रेडिटर अकाउंट होता है पर्सन, तो उसमें क्रेडिट का बैलेंस होता है। आप जितने भी एसेट्स देख लो, चाहे कैश देख लो, बिल्डिंग देख लो, फर्नीचर देख लो, स्टॉक देख लो, मशीनरी देख लो, जितने भी एसेट अकाउंट्स होते हैं ना, उन सब में डेबिट का बैलेंस होता है। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरी, वेजेस, रेंट, कमीशन, बैंक चार्जेस, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीफोन, उन एक्सपेंसेस में डेबिट बैलेंस होता है। एक्सपेंसेस के साथ साथ अगर आप किसी लॉस को भी देख लो, कोई भी लॉस, वो भी डेबिट ही होता है। हमारे पास जितने भी इनकम अकाउंट्स हैं, इनकम जैसे कि सेल अकाउंट, कमीशन इनकम, रेंटल इनकम, हाँ, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, जितने भी इनकम अकाउंट्स हैं या जितने भी प्रॉफिट अकाउंट्स हैं, उन सब में क्रेडिट का बैलेंस होता है। ये बातें आपने कर रखी है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, तो एक्सपेंसेस लॉसेस में डेबिट होता है। क्रेडिट ऑल इनकम प्रॉफिट्स, तो इनकम एंड प्रॉफिट्स में क्रेडिट होता है। एसेट्स डेबिट होते हैं, एसेट्स डेबिट होते हैं। लायबिलिटीज क्रेडिट होती हैं। और पर्सनल अकाउंट क्रेडिटर हो चाहे लायबिलिटी हो, वो क्रेडिट होती है। सर फिर कैपिटल, बेटे कैपिटल भी तो लायबिलिटी ही होती है, तो कैपिटल में भी क्रेडिट। सर लेकिन ड्राइंग्स में डेबिट, ड्राइंग्स में डेबिट। आई बात समझ में? तो एसेट अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट, इनकम अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट अकाउंट क्रेडिट। आगे बात समझ में? एक और तरह के अकाउंट होते हैं जिनको हम वैल्यूएशन अकाउंट्स बोलते हैं, जिसमें मेजरली दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, एक चैप्टर है आपका प्रोविजन एंड रिजर्व्स, एक चैप्टर है 11वीं के अंदर, एक टॉपिक है, एक चैप्टर है प्रोविजन एंड रिजर्व। वहां पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी फिलहाल फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर आप एक चीज को याद रख लो कि प्रोविजंस और रिजर्व्स में क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रोविजंस एंड रिजर्व्स में क्रेडिट बैलेंस होता है, बिकॉज प्रोविजन एंड रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट्स और इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। प्रोविजन एंड रिजर्व हम आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट करते हैं और प्रॉफिट क्रेडिट होता है। तो अगर प्रॉफिट क्रेडिट है और उसी का एक अंश है, उसी का एक पार्ट है प्रोविजन एंड रिजर्व, तो प्रोविजन एंड रिजर्व में भी क्रेडिट बैलेंस ही होगा। ठीक है, तो आपको टाइप्स ऑफ बैलेंसेस समझ आ गए सारे के सारे, राइट। सर अब हम अगर एक क्वेश्चन करें, लेट अस से हम एक क्वेश्चन करते हैं और हमारे को क्वेश्चन कहता है कि आप ट्रायल बैलेंस बनाओ। तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो हमारे को ये उसने बैलेंसिंग करके दे रखी है, ये नहीं बताया उसने कि कैपिटल में कौन सा बैलेंस है। ये तो हम खुद ही पता कर सकते हैं ना कि कैपिटल में तो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अब हम एक एक करके इन बैलेंसेस को यहां से उठाएंगे और ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस का एक फॉर्मेट बना देंगे। तो जैसे कि मान लो हमने ये फॉर्मेट बना दिया, इस फॉर्मेट में आप इधर सीरियल नंबर का भी एक कॉलम लिख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि लिखना जरूरी है, पर लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, पॉइंट उठता है कि हम जब ऊपर लिखेंगे ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस हम किसी एक पर्टिकुलर डेट पे बनाते हैं। सो ट्रायल बैलेंस जब भी बनता है इट इज मेड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ये नहीं होता कि रोज रोज आप ट्रायल बैलेंस बनाना शुरू कर दोगे। आप ट्रायल बैलेंस किसी एक पर्टिकुलर निर्धारित डेट पर बनाते हो, किसी भी दिन बना सकते हो। जैसे कि आज मान लो
20 तारीख है तो आप 20 तारीख को ट्रायल बैलेंस बना लो। आप चाहो तो 15 अगस्त को ट्रायल बैलेंस बना लो। आप चाहो तो 30 सितंबर को ट्रायल बैलेंस बना लो। आप चाहो तो 31 दिसंबर को ट्रायल बैलेंस बना लो। ट्रायल बैलेंस बना तो आप किसी भी डेट पर सकते हो, लेकिन आप किसी एक पर्टिकुलर डेट पर ही ट्रायल बैलेंस बनाओगे, किसी एक पर्टिकुलर डेट पर, आपकी मर्जी है। नॉर्मली हम इसको कब बनाते हैं? महीने के एंड पे बना लो, हर महीने बना लो, हर हफ्ते बना लो, 6 महीने बाद एक बार बना लो, साल में एक बार बना लो, 31 मार्च को, है ना, किसी एक पर्टिकुलर डेट पर। तो क्वेश्चन हमारे को क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जी आप एक ट्रायल बैलेंस बनाओ। अब ये तो बता नहीं रहा कि वो कौन सी डेट पर बनाना है, तो हम यहां पर सिर्फ लिख देंगे ट्रायल बैलेंस। अगर वो हमारे को बता दे कि आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है 31 मार्च 2026, तो हम ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2026 लिख देंगे, ठीक है, अगर वो बोल दे किसी एक पर्टिकुलर डेट पे। अब ट्रायल बैलेंस में होता क्या है? एक तो होता है सीरियल नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ऐसे। फिर आता है डेबिट के बैलेंस, क्रेडिट के बैलेंस, एक यहां पर और आता है कॉलम लेजर फोलियो, पर वो किसी काम का नहीं है तो हम बनाएंगे नहीं। और फिर आता है नेम ऑफ द लेजर, नेम ऑफ अकाउंट या नेम ऑफ लेजर या पर्टिकुलर, आप लिख सकते हो। अब यहां से उठा लो, जैसे कि कैपिटल है, यहां लिखो सबसे पहले कैपिटल। कैपिटल में कितना बैलेंस है? 2 लाख। कैपिटल में कितना बैलेंस है? 2 लाख। अब ये तो नहीं बता रहा वो आपको कि कैपिटल में जो 2 लाख का बैलेंस है वो डेबिट पे लिखना है कि क्रेडिट पे लिखना है, आपको थोड़ी बता रहा है वो। अब खुद सोचो, कैपिटल में डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है? अभी तो याद कराया, कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस होता है। इसका मतलब यहां लिखेंगे 2 लाख, यहां नहीं लिखेंगे। या तो डेबिट पे लिखेंगे या तो क्रेडिट पे लिखेंगे, दोनों में तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि बैलेंस तो या तो डेबिट का होगा या क्रेडिट का होगा। ओके, आगे बैंक। सर नेक्स्ट इज बैंक। अब जो बैंक है उसमें 180 है, बैंक हमारा एसेट है, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट में लिखेंगे। उसके बाद बिल पेबल, बिल पेबल पे करना है, लायबिलिटी, बिल पेबल पे करना है, लायबिलिटी, लायबिलिटी में तो सर क्रेडिट बैलेंस होता है। आपको बस इतना ही सोचना है, और डेबिट को डेबिट पे लिखना है, क्रेडिट को क्रेडिट पे लिखना है। सेल, सेल सर हमारी इनकम होती है, इनकम हमारे लिए क्रेडिट होता है। ओके, स्टॉक, ये जो स्टॉक होता है ये ओपनिंग स्टॉक होता है। ये वाला जो स्टॉक होगा ना हमेशा, अभी इसकी बात करेंगे बाद में जाकर, ये हमेशा ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता, अभी बात करेंगे इसकी। ओपनिंग स्टॉक हमारे लिए एक एक्सपेंस का काम करता है, ओपनिंग स्टॉक हमारे लिए एक एक्सपेंस का काम करता है, इसलिए डेबिट। डेटर, डेटर से तो सर पैसे लेने हैं, रिकवरेबल एसेट, और डेटर में हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है। क्रेडिटर को पैसे देने होते तो क्रेडिटर में एक क्रेडिट बैलेंस होता है। बैंक लोन हमारे लिए लायबिलिटी है, तो बैंक लोन हमारे लिए लायबिलिटी है 1.5 लाख। एंड लास्ट हमारे पास क्या आ गया? परचेज, परचेज हमारा खर्चा है 2 लाख, डेबिट, खर्चे सारे डेबिट होते हैं। तो हमने क्या किया ना, उसने हमारे को बहुत सारी चीजें दी थी, हमने सारी लिख दी, कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है, ये हमारी नॉलेज है, जिसके बारे में मैंने आपको यहां पर पूरी डिटेल दे रखी है कि कौन सा टाइप ऑफ लेजर कौन सा बैलेंस शो करता है, डेबिट की क्रेडिट। इसके बाद हम लगाते हैं टोटल, हम यहां पर इसका टोटल लगाएंगे। अब जब आप इसका टोटल लगाओगे तो ये आ रहा है 7,50,000 डेबिट का टोटल, और ये कितना आ रहा है
2 1 3 3 3 6 6 और 1 7 7 और 50 7.5, यहां कितना आ रहा है 7.5 लाख। क्योंकि दोनों टोटल बराबर आए हैं तो यहां पर अब आप डबल लाइन लगा दोगे और ये हो जाएगा ट्रायल बैलेंस, खत्म। ये टोटल मैच करना चाहिए हमेशा। डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट ऑलवेज। अगर ये अपने आप टोटल करते समय इक्वल आ गया, इसका मतलब आपने सब कुछ सही किया। इसका मतलब आपने जर्नल एंट्री में भी सब कुछ सही किया, ऐसा मान लो। इसका मतलब आपने लेजर में जो टोटल किया, लेजर के जो बैलेंसिंग की, वो सारी सही है। इसका मतलब यहां पर भी सब कुछ सही है, जर्नल भी सही, लेजर भी सही, ट्रायल भी सही। इसका मतलब अभी तक आपने जो कुछ भी किया है वो सब सही किया है, ऐसा मान लो, ऐसा मान लो, खत्म। आई बात समझ में? बस सर इतना ही है इसमें? हाँ इतना ही है, इतना ही है। अब एक और तरह के क्वेश्चन हमारे को पेपर में आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में लिख दिया कि ये एक ट्रायल बैलेंस बनाया उसने, किसी ने, पढ़े लिखे इंसान ने ये ट्रायल बैलेंस बनाया। सर ये कैसा ट्रायल बैलेंस है ना? उसने क्या किया, उसने यहां पर लिख दिए सारे डेबिट वाले और फिर उसका टोटल लगा दिया। ये उसने मान लिए सारे क्रेडिट वाले, फिर उसका टोटल लगा दिया। और उसने देखा यार डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल तो बराबर आ रहा है, 798,600 798,600। उसको लगा उसने सब कुछ सही किया है। क्यों? क्योंकि टोटल मैच कर गया ना। अभी तो मैंने तुमको बताया टोटल मैच कर गया, और जब टोटल मैच कर जाता है डेबिट और क्रेडिट का, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि सब सही है। मैंने अभी भी वर्ड बोला है, मान लेते हैं। इट इज नॉट अ गारंटी कि सब सही हो, मान लिया हमने कि सब सही है। तो इस बंदे ने क्या किया, इसने टोटल लगाया, इसका भी टोटल सही आया, इसने भी मान लिया कि सब सही है, और ये खुश होके तुम्हारे पास आया। तुम्हारे को इसने बोला देखो भैया भैया मैंने सब मैच कर दिया, सब सही है। तुमने जब इसको देखा तो बेटे तुम्हारे तो चीखें निकल गई तुमने बाल नोच लिए अपने। तुमने कहा यार ये क्या बनाया है तूने। तो तुम्हें अब इसमें से गलतियां समझ आ रही है। तुमने जैसे इसको देखा ना, तुम्हें गलतियां समझ आई और तुमने उसके दो कान के नीचे लगाए। तुमने कहा यार ये कोई ट्रायल बैलेंस बनाया है। उसने बोला सर मैच तो कर रहा है, मैच तो कर रहा है, डेबिट क्रेडिट मैच तो कर रहा है, मैच तो कर रहा है। तुमने कहा कि यार सिर्फ मैच करना लॉजिक थोड़ी है, मैं बताता हूं इसको ठीक करके। तो तुमने कहा मैं एक ट्रायल बैलेंस बनाकर देता हूं, तो तुमने ट्रायल बैलेंस बनाया। अब जब तुम एक ट्रायल बैलेंस बना रहे हो तो तुमने कहा कि भाई ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहां आता है? ओपनिंग स्टॉक 1,02,600 डेबिट पे। तो वो बच्चा कहता मैंने भी तो डेबिट में ही लिखा है 1,02,600 डेबिट, डेबिट, और तुम भी डेबिट पे लिख रहे हो। तुमने कहा ठीक है, ओके, मान लिया। नेक्स्ट इज रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। बेटे परचेज आपने डेबिट की थी, तो परचेज रिटर्न क्या किया था? क्रेडिट। सेल आपने क्या करी थी? क्रेडिट। सेल रिटर्न क्या करी थी? डेबिट। तो इसका मतलब परचेज में डेबिट बैलेंस होता है, सेल में क्रेडिट बैलेंस होता है, परचेज रिटर्न में क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल रिटर्न में डेबिट बैलेंस होता है। अब देखो अगर ये परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न में डेबिट बैलेंस थोड़ी होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसका मतलब ये यहां का बैलेंस है और उस बच्चे ने डेबिट में लिख रखा है, तो ये गलत है। ये परचेज रिटर्न है, क्रेडिट पे जानी चाहिए। ओके, अब समझ आया सर। मतलब सिर्फ डेबिट और क्रेडिट को ऐसे ही लिख के टोटल बराबर नहीं करना है, सही होने चाहिए। सैलरी, सैलरी तो सही है, सैलरी एक खर्चा है, खर्चा डेबिट होता है,
और उस बच्चे ने खर्चे को डेबिट पे ही लिखा है, सही लिखा है। लेकिन सर क्रेडिटर तो गलत लिख दिया ना, क्रेडिटर में तो क्रेडिट बैलेंस होता है। हाँ जी, तो क्रेडिटर में क्रेडिट बैलेंस होता है और उस बच्चे ने गलती से डेबिट पे लिख दिया है, तो ये गलत है, इसको ठीक करो। बैंक, बैंक सही है सर, बैंक में 135 डेबिट ही होना चाहिए और बच्चे ने डेबिट ही लिखा है, सही है। नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड भी खर्चा ही है और खर्चा डेबिट ही होता है, सही है। जहां पर वो बच्चा सही है वहां पर सही है, लेकिन जहां पर वो गलत है हम उसको ठीक करेंगे। रेंट रिसीव्ड, सर रेंट रिसीव्ड तो इनकम हुई ना, इनकम तो क्रेडिट होती है, तो इसका मतलब यहां आना चाहिए, गलत लिखा हुआ है उसने। डिस्काउंट अलाउड एक खर्चा है, खर्चा सही है, खर्चा डेबिट होता है, तो जहां पर वो सही है उसको सही है, कुछ नहीं करना, जहां वो गलत है उसको ठीक करना है। परचेज भी सही है सर, परचेज तो डेबिट होती है, ठीक है, परचेज डेबिट होती है। बिल पेएबल रॉन्ग है, बिल पेएबल तो एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी तो क्रेडिट होती है, तो ठीक कर देंगे। आई बात समझ में? तो जो डेबिट सही है वो सही है, जो क्रेडिट सही है वो सही है, लेकिन अगर कोई चीज गलत है उसको ठीक कर दो। डेटर रॉन्ग है सर, डेटर तो डेबिट होता है, क्रेडिट लिखा हुआ है, ओके। कैरेज आउटवर्ड रॉन्ग है, कैरेज इनवर्ड भी खर्चा होता है, कैरेज आउटवर्ड भी खर्चा ही होता है, खर्चा डेबिट होता है। कैरेज आउटवर्ड भी खर्चा, इनवर्ड भी खर्चा। कैपिटल सही है, कैपिटल सही है, क्रेडिट। मशीनरी रॉन्ग है, मशीनरी एक एसेट है, एसेट डेबिट होता है, मशीनरी इज एसेट, एसेट इज डेबिट। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड होती है सेल रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड होती है सेल रिटर्न, सेल का ऑपोजिट, सेल क्रेडिट होती है तो सेल का ऑपोजिट डेबिट, सेल रिटर्न, तो ये तो डेबिट है। डिस्काउंट रिसीव्ड ओके है सर, डिस्काउंट रिसीव्ड तो इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है। ट्रेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस कब से क्रेडिट होने लगे भाई, एक्सपेंसेस तो डेबिट होते हैं। सेल, सेल सही है सर, सेल इज अ रेवेन्यू इनकम क्रेडिट। एंड लास्ट इज बिल्डिंग, बिल्डिंग इज रॉन्ग, बिल्डिंग इज एन एसेट, एसेट इज डेबिट, इसने क्रेडिट लिखा हुआ है। अब आप जब आपने सारे डेबिट वाले सही कर दिए, सारे क्रेडिट वाले सही कर दिए, अब आप इसका टोटल लगाओगे, अब आप इसका टोटल लगाओगे, अब टोटल लगाओ इसका, और अब इसका टोटल इक्वल आना चाहिए, पहले भी इक्वली आ रहा था, अभी भी इक्वली आना चाहिए, बस पहले वो गलत था, अब वो सही हो जाएगा। 798,600, यहां भी 798,600 ही होगा, ठीक है, यस। और फिर इसके नीचे डबल लाइन लगा देना, आई बात समझ में? तो सारा खेल इस चीज का है कि आपको पता होना चाहिए किस लेजर में डेबिट होगा, किस लेजर में क्रेडिट होगा, और आपके पास जो क्वेश्चन आएगा उसमें कुछ चीजें गलत कर रखी होंगी, डेबिट वाली क्रेडिट में डाल रखी होंगी, क्रेडिट वाली डेबिट में डाल रखी होंगी, आपको बस क्या करना है, सही वाले को सही डेबिट में डालना है, सही वाले को सही क्रेडिट में डालना है। जब आप डेबिट क्रेडिट को सही कर दोगे तो अपने आप मैच कर जाएगा, और इस बार सही है ये, पिछली बार मैच तो था पर गलत था,
सो आया मजा? हाँ सर, फिर से देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, मतलब ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है। मैं अलग अलग क्वेश्चन करा के आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। जैसे कि कहता है ये फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस। अब उसने ट्रायल बैलेंस बना रखा है, ये डेबिट वाले लिख दिए सारे, ये क्रेडिट वाले लिख दिए सारे, एंड में उसने टोटल लगाया, टोटल उसका मैच हो गया, उसने कहा जी बल्ले बल्ले सब कुछ सही है, उसको ऐसा लगा। लेकिन आपको ये ठीक नहीं लग रहा, आपको ये ठीक नहीं लग रहा, तो अब आप इसको ठीक करोगे। फिर से कैसे ठीक करोगे? एक एक चीज को पढ़ो, जो डेबिट पे जानी चाहिए वो डेबिट पे डालो, जो क्रेडिट पे जानी चाहिए वो आइटम क्रेडिट पे डालो, सारे डेबिट वाले ठीक कर दो, सारे क्रेडिट वाले ठीक कर दो, एंड में टोटल लगाओ, टोटल मैच करना चाहिए। जैसे कि ये हमने फिर से ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे 31 मार्च 2023 को, तो ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2023 को। अब सारे हमने लिख दिए एक एक करके, बिल्डिंग मशीनरी ये सारे लिख दिए। अब जो डेबिट वाला है उसको डेबिट पे डाल दो, जो क्रेडिट वाला है उसको क्रेडिट पे डाल दो। जैसे कि बिल्डिंग, सर बिल्डिंग ठीक है, बिल्डिंग एसेट है 60,000, सही है, सही है तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है तो ठीक है। मशीनरी, सर मशीनरी भी ठीक है, ओके। रिटर्न आउटवर्ड, ये गलत है। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न होती है और परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, तो इसको ठीक कर देते हैं। नेक्स्ट, बैड डेट, ठीक है सर, बैड डेट एक नुकसान है, नुकसान डेबिट होता है, सही है। कैश, कैश भी सही है सर, कैश एक एसेट है, एसेट डेबिट होता है, ऑल राइट। डिस्काउंट, अब ये डिस्काउंट डेबिट है तो ठीक है, डिस्काउंट अलाउड होगा, क्योंकि अगर डिस्काउंट रिसीव्ड होता तो क्रेडिट होता, तो मान लेते हैं कि ये ठीक है। तो अभी तक सिर्फ एक ही गलती थी। नेक्स्ट, सॉरी ये गलत है, ये ना डिस्काउंट रिसीव्ड है, वो नीचे लिखा हुआ है, वो प्रिंटिंग एरर है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो इसका मतलब ये गलत है। ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये रिसीव्ड इसके साथ है ना, ये बैंक अलग है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो अगर ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, यहां पे ठीक लिखा है डिस्काउंट रिसीव्ड, तो इसका मतलब ये तो क्रेडिट होना चाहिए था, विच मींस ये गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ था, ये भी गलत लिखा है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है 3,000, तो ठीक कर देंगे। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस सही है क्योंकि बैंक बैलेंस हमारा एसेट होता है। अरे यार यहां पर भी गलती है एक, सॉरी ये भी गलत है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो ये भी गलत है, पीपीटी का एरर है। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, यहां सही लिखा हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड होना चाहिए था, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड गलत लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है, उधर जाएगा क्रेडिट पे, तो हमने क्रेडिट पे डाल दिया। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट तो सर लाइबिलिटी होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट एक लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी डेबिट थोड़ी होती है, लाइबिलिटी भी तो क्रेडिट होती है, इसका मतलब ये भी यहां जाएगा। तो ये दो में बस प्रिंटिंग एरर हुआ है हमारी पीपीटी में, तो ये दोनों गलत लिखे हुए थे, डिस्काउंट अलाउड नहीं है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो डेबिट नहीं हो सकता, क्रेडिट होना चाहिए। ये बैंक एसेट नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी तो सर गलत है ना, लाइबिलिटी तो गलत है। आई थिंक यहां पे ना एक एरर है, वैल्यूज बराबर नहीं है, वैल्यूज बराबर नहीं है, कम है वैल्यूज, पीपीटी का ही एरर है। अरे भाई पीपीटी का एरर है, चलो कोई बात नहीं, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है तो इसको ठीक कर लेंगे, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है इसको ठीक कर लेंगे। अब ये ना वैल्यूज कम है यहां पर, ठीक कर लेते हैं, जितना तुम्हें समझ आ जाएगा उतना कर देता हूं मैं ये क्वेश्चन को।
10,000, ठीक है, 10,000 वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट इज ये वैल्यू क्रेडिटर 50,000 है, क्रेडिटर 50,000। अब क्रेडिटर 50,000 डेबिट तो नहीं हो सकता, तो क्रेडिटर भी लाइबिलिटी है। नेक्स्ट, परचेज ठीक लिखा है, डेबिट, परचेज सही है, 1,00,000। नेक्स्ट, कैपिटल की वैल्यू 73,600, सही है, कैपिटल क्रेडिट ही होता है, कैपिटल क्रेडिट ही होता है, सही है। नेक्स्ट, फिक्सचर, फिक्सचर 5600 क्रेडिट पे लिखा हुआ है, अब सारे उसने क्रेडिट पे लिखे हुए हैं, 5600 फिक्सचर क्रेडिट पे लिखा हुआ है। तो सर फिक्सचर तो फर्नीचर होता है ना, फर्नीचर फिक्सचर एसेट होता है, तो एसेट तो डेबिट होगा ना, तो ये गलत लिखा हुआ है उसने क्रेडिट साइड पर, ये क्रेडिट नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट, सेल, सेल सही है सर, सेल क्रेडिट ही होती है, 1,04,000, सेल सही है, सेल में प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, डेटर, डेटर उसने 60,000 गलत लिखा हुआ है, डेटर क्रेडिट थोड़ी होता है, डेटर तो डेबिट होता है, तो इसका मतलब डेटर यहां आएगा 60,000। एंड लास्ट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव हमारी इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है 2600, तो ठीक है। जब हमने सारी चीजें ठीक कर ली, कौन कौन सी खराब थी, कौन कौन सी गलत थी? एक सर हमारी ये रिटर्न आउटवर्ड गलत दे रखी थी, एक डिस्काउंट रिसीव्ड को गलत दिया हुआ था, एक बैंक ओवरड्राफ्ट गलत दिया हुआ था, है ना। फिर फिक्सचर्स वहां पर गलत दिए हुए थे 5600 के, फिक्सचर में प्रॉब्लम थी, फिक्सचर्स गलत थे, और दूसरा डेटर गलत थे। तो ये जो मैंने ग्रीन मार्क किए हैं, ये क्वेश्चन के हिसाब से गलत साइड पर दे रखे थे, डेबिट की जगह पर क्रेडिट पे दे रखे हैं, क्रेडिट वाले डेबिट पे दे रखे हैं। जब हमने सब कुछ ठीक कर दिया, अब अगर हम इसका टोटल लगाएंगे तो टोटल मैच करना चाहिए भाई, अब इसका डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच करना चाहिए ना। तो अब आप इसको देखो, 60,000 प्लस 17,000 प्लस 2800 प्लस 400 प्लस 1,00,000 प्लस 5600 प्लस 60,000, ये आता है जी 245,800, 2600 प्लस 3,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000 प्लस 73,600, 1,04,000 प्लस 2600, करेक्ट, 245,800। तो इसका मतलब डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, तो इसका मतलब हमने अब सही कर दिया, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। तो इस तरह से आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें वो आपको एक ट्रायल बैलेंस दे देगा और बोलेगा कि ये ट्रायल बैलेंस गलत है, कृपया करके इस ट्रायल बैलेंस को ठीक करो। ठीक कैसे करोगे? आप एक एक आइटम को चेक करोगे, अगर वो गलत लिखी हुई है, डेबिट लिखी है क्रेडिट होनी चाहिए, तो ठीक करो, क्रेडिट लिखी हुई है डेबिट होनी चाहिए, ठीक करो, और जो ठीक है उसको ऐसे ही रहने दो। उसके बाद सारा कुछ जब आप कर लोगे तो टोटल लगाओ, टोटल आपका मैच करना चाहिए, सिंपल एंड स्ट्रेट। फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन आया, होपफुली ये क्वेश्चन पीपीटी में सही आया होगा। एक और क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन में लिखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस विच कंटेन्स एन ऑब्वियस एरर, कहता है ये ट्रायल बैलेंस गलत बनाया हुआ है। जब हमने देखा तो हमने कहा यार ठीक तो बनाया हुआ है, बेटे सिर्फ टोटल देख के हम इसको सही नहीं मान सकते, सिर्फ टोटल देख के हम इसको सही नहीं मान सकते, ये गलत है। आपसे कह रहा है इस ट्रायल बैलेंस को ठीक करो। अभी हम इसको ठीक करते हैं, कैसे ठीक करेंगे? जैसा हमने सीखा है, 31 मार्च 2023 को हम एक ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, 31 मार्च 2023 को हम एक ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और चीजों को ठीक करेंगे। कैसे? चेक करो, परचेज, सर परचेज सही है, 60,000 डेबिट होनी चाहिए, परचेज डेबिट ही है, ओके है। नेक्स्ट, रिजर्व फंड, रिजर्व फंड मैंने अभी तुम्हें बोला था, कोई भी प्रोविजन हो, कोई भी रिजर्व हो, कोई भी प्रोविजन, कोई भी रिजर्व, उसमें क्रेडिट बैलेंस होता है। तो सर ये तो रिजर्व है ना, इसमें तो क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, इसको यहां डालो,
ठीक हो जाएगा। सेल, सेल सही है, 1 लाख, सेल में प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न रॉन्ग है सर, परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, क्रेडिट पे लिखो। सेल रिटर्न, सेल रिटर्न भी सर रॉन्ग है, सेल रिटर्न डेबिट होती है। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ठीक है सर, डेबिट 30,000, ओपनिंग स्टॉक ठीक है, डेबिट 30,000। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बेटे क्लोजिंग स्टॉक कहीं नहीं आता ट्रायल बैलेंस के अंदर, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता। लिखो यहां पर, क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट कम इनसाइड ट्रायल बैलेंस, याद रखना इस बात को, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता, तो इसको हटा दो यहां से, ना वो डेबिट पे आएगा ना वो क्रेडिट पे आएगा, वो कहीं नहीं आता, तो इसको डिलीट करो यहां से। क्लोजिंग स्टॉक कहीं नहीं आता, ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता। क्यों नहीं आता, अभी इसकी चर्चा करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखना है यहां पर, ठीक है सर। नेक्स्ट, एक्सपेंस, एक्सपेंसेस रॉन्ग है, एक्सपेंसेस क्रेडिट थोड़ी होते हैं, एक्सपेंसेस तो डेबिट होते हैं। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी रॉन्ग है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस पेबल 2,000, लायबिलिटी क्रेडिट। बैंक बैलेंस सही है 5,000, एसेट, एसेट्स 50,000 सही है, डेबिट बैलेंस। डेटर रॉन्ग है, डेटर डेबिट होते हैं। क्रेडिटर सही है 30,000। कैपिटल रॉन्ग है, कैपिटल क्रेडिट होता है 94। अब एक चीज और सीखनी है आपको, यहां पर एक सस्पेंस अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट, अभी इसकी चर्चा करेंगे सस्पेंस अकाउंट की। सस्पेंस अकाउंट कहीं नहीं आता, जैसे मैंने बोला ना, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता। क्यों नहीं आता, अभी 5 मिनट में बात करेंगे। वैसे मैं कह रहा हूं सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, ये रॉन्ग है, डिलीट कर दो इसको। क्यों डिलीट कर दो, अभी बात करेंगे। तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। कैपिटल हमने लिख दिया, हाँ। अब आप इसका टोटल करो और टोटल मैच करना चाहिए। आओ जरा देखें, ये आ रहा है 247,000, $247,000 हो गया ना मैच। देखो डेबिट और क्रेडिट, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, हो गया मैच। अब सुनो, इस क्वेश्चन में तीन ऐसी बातें हुई हैं जो आपको समझने वाली हैं। पहली बात क्या हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, पहली बात हुई है रिजर्व। कोई भी रिजर्व हो, कोई भी प्रोविजन हो, उसमें क्रेडिट बैलेंस है, तो हमने इसमें क्रेडिट बैलेंस लिखा, पहली बात। दूसरी चीज जो यहां पर यूज हुई है वो ये हुई है कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता, दूसरी बात। तीसरी बात, सस्पेंस अकाउंट भी ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता,
तो हमने क्लोजिंग स्टॉक को भी हटा दिया, सस्पेंस को भी हटा दिया। ठीक है, बाकी जो डेबिट होना चाहिए वो हमने डेबिट पे लिखा, जो क्रेडिट होना चाहिए वो हमने क्रेडिट पे लिखा, और सारी बातें ठीक हो गई और हमारा ट्रायल बैलेंस सही हो गया। अब यहां पर जो आपको सीखने वाली बात है वो ये है, यहां पर जो आपको सीखने वाली बात है वो ये है, आराम से समझना, 5-7-10 मिनट लगेंगे और सारी बात समझ आ जाएगी। देखो, मैंने जर्नल किया, जर्नल के बाद मैंने बहुत सारे लेजर बनाए, है ना, जर्नल के बाद मैंने बहुत सारे लेजर बनाए, लेजर्स, लेजर्स का मैंने बैलेंस निकाला, हर एक लेजर का मैंने बैलेंस निकाला, हर लेजर का, किसी लेजर में डेबिट बैलेंस आया, किसी लेजर में क्रेडिट बैलेंस आया, है ना। तो मैंने बहुत सारे लेजर बनाए, सबका लेजर का मैंने टोटल बैलेंस निकाला। जब मैंने लेजर का टोटल बैलेंस निकाला उसके बाद मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया, यही मेरा प्रोसेस है। मैंने एक एक करके बहुत सारे लेजर बनाए थे, सभी लेजर के मैंने बैलेंस यहां पर लिख दिए, एंड में मैंने टोटल लगाया, एंड में मैंने टोटल लगाया। अगर मैं कोई भी गलती नहीं करूं, सब सही करूं, तो मेरा ये दोनों का टोटल मैच करना चाहिए। 1,00,000 1,00,000, 10,000 10,000, 5,00,000 5,00,000, 50,000 50,000, है ना, मैच करना चाहिए। लेकिन अगर मैं कोई गलती कर दूं, लेटस से मैंने कोई गलती कर दी, मुझे नहीं पता मैंने गलती कहां करी, आई डोंट नो कौन से लेजर में मैंने गलती करी, किसका टोटल मैंने गलत किया, किसकी बैलेंसिंग मैंने गलत की, किसकी पोस्टिंग मैंने गलत करी, किसके अमाउंट में मैंने गलती कर दी, मुझे नहीं पता, मैंने गलती कर रखी है, मुझे नहीं पता। अगर मैंने कोई गलती कर रखी होगी, मैथमेटिकल गलती कर रखी होगी, वैल्यू की गलती कर रखी होगी, अमाउंट की गलती कर रखी होगी, नंबर की गलती कर रखी होगी, तो मेरा ये ट्रायल बैलेंस अपने आप मैच नहीं करेगा, नेवर। ऐसा मान लो, ऐसा मान लो, अभी जो मैं बोल रहा हूं मान लो, ओके। सो मान लो कि जब मैंने इधर डेबिट 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 के टोटल किया, वो टोटल 1,00,000 रुपए आया, और जब मैंने ये क्रेडिट 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 का टोटल किया, वो 80,000 आया। अब ये मैच नहीं हुआ। जब ये मैच नहीं हुआ तो मेरे को क्या पता चल रहा है, जैसे ये मैच नहीं हुआ ना, तो ये मेरे को एक सिग्नल दे रहा है। क्या सिग्नल दे रहा है? ये मेरे को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई तूने गलती करी है, कहीं ना कहीं तूने गलती करी है, क्योंकि अगर गलती ना करी होती तो ये मैच करता, और अगर ये मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब गलती है। अब जैसे ही मुझे इसने सिग्नल दिया कि भाई गलती है गलती है गलती है, तो मैं गलती ढूंढूंगा ना, गलती ढूंढूंगा। कैसे ढूंढूंगा? मैं फिर से इसका टोटल लगाऊंगा, यहां का भी टोटल लगाऊंगा, ये टोटल ठीक है, मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में गलती नहीं है। ट्रायल बैलेंस में तो मैंने सही लिखा हुआ है, सही टोटल लगाया, मैच नहीं हो रहा, तो इसका मतलब गलती कहां है? इससे पीछे। अब अगर ट्रायल बैलेंस में गलती नहीं है तो गलती फिर कहां है? पीछे। पीछे कहां? ट्रायल बैलेंस से पीछे क्या बना है? लेजर्स। सर लेजर तो बहुत सारे बनाए हैं आपने, तो बेटे किसी ना किसी लेजर में गलती है, कोई ना कोई लेजर गलत है। बहुत सारे लेजर भी गलत हो सकते हैं, एक लेजर भी गलत हो सकता है, अनेक लेजर भी गलत हो सकते हैं, लेजर का टोटल गलत हो सकता है, लेजर का बैलेंस गलत हो सकता है, लेजर का कैरी फॉरवर्ड गलत हो सकता है, लेजर का ब्रॉड फॉरवर्ड गलत हो सकता है, सीडीबीडी, लेजर की पोस्टिंग गलत हो सकती है, लेजर में अमाउंट गलत हो सकता है, कुछ भी गलत हो सकता है, हमें नहीं पता। तो कैसे पता चलेगा? एक एक लेजर को फिर से देखेंगे, हर एक लेजर को फिर से चेक करेंगे, सबकी पोस्टिंग चेक करेंगे, सबका टोटल चेक करेंगे, सबका बैलेंस चेक करेंगे, सबकी अमाउंट चेक करेंगे, सारी जर्नल एंट्रियां चेक करेंगे, सब कुछ चेक करेंगे, तभी तो गलती मिलेगी, नहीं तो गलती कैसे मिलेगी? तभी गलती मिलेगी। अब एक बच्चा कह रहा है सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, बेटे क्या करें फिर? गलती करनी नहीं चाहिए थी,
पर अगर गलती हो गई है तो ढूंढना तो पड़ेगा, खोजनी तो पड़ेगी गलती। अब वो बच्चा कह रहा है सर मेरे को तो मेरी गलती मिलती ही नहीं है कभी भी, मैं बढ़िया ट्राई करता हूं, मुझे अपनी गलती मिलती ही नहीं है, मुझे 2+2 5 सही लगता है हमेशा, मुझे 2+2 5 गलत लगता ही नहीं है, मैं जब भी देखूं 2+2 5 ओके लगता है, मुझे मेरी गलती नजर आती ही नहीं है। तो तूने बहुत ट्राई किया, गलती ढूंढने की कोशिश करी, तुझे गलती नहीं मिली। जब तुझे गलती नहीं मिली तो तूने क्या किया, तूने यहां पर एक अकाउंट लिख दिया, सस्पेंस अकाउंट। और सस्पेंस अकाउंट में यहां पर अगर तू 20,000 रुपए लिख दे तो ये टोटल तेरा 1 लाख हो जाएगा, हो जाएगा ना। तेरा यहां पर टोटल 1 लाख आ रहा था, यहां टोटल तेरा 80 आ रहा था, तेरा टोटल मैच नहीं कर रहा था। अब क्योंकि वो टोटल मैच नहीं कर रहा था तो तुझे पता चल गया कि तूने कहीं ना कहीं गलती करी है, लेकिन वो गलती तुझे मिल नहीं रही है, बड़ी कोशिश करी तूने गलती ढूंढने की, मिल नहीं रही है। तो जब तुझे गलती मिलती नहीं है ना, यहां तेरे पास टाइम नहीं होता गलती ढूंढने का, तो तू एक काम कर, फिलहाल के लिए इस ट्रायल बैलेंस में एक अकाउंट लिख दे, सस्पेंस अकाउंट। और इस तरह से सस्पेंस लिख दे ताकि ये टोटल मैच हो जाए। अब जैसे यहां पर 1 लाख आ रहा था, यहां पर 80 आ रहा था, दोनों को बराबर करने के लिए यहां पर मुझे 20,000 लिखना पड़ा। जैसे मैं यहां 20 लिखूंगा, 20+80 1 लाख, 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख, डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाएगा और मैं इस ट्रायल बैलेंस को कंप्लीट कर दूंगा। अब वो बच्चा कह रहा है सर ये तो गलत है। बिल्कुल ये गलत है, ये रॉन्ग है, विच मीन्स ये जो सस्पेंस अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट इज अ टेम्परेरी अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट इज अ मिस्टेक अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट एक गलती का अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट एक मिस्टेक अकाउंट है। मतलब मैं अपने आप को यह बता रहा हूं, अपने आप को, कि भाई ये गलत है, ये ट्रायल बैलेंस गलत है, इस ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस है। सस्पेंस का मतलब ये ट्रायल बैलेंस विश्वास करने लायक नहीं है, ये ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, दिस ट्रायल बैलेंस इज नॉट करेक्ट, दिस ट्रायल बैलेंस इज नॉट ट्रू, ये गलत है। यही बताने के लिए मैंने यहां पर सस्पेंस लिख दिया, अपने आप को बताने के लिए, किसी और को बताने के लिए कि भाई ये ट्रायल बैलेंस सही नहीं है, गलत है। सो ट्रायल बैलेंस के अंदर हम सस्पेंस क्यों लिखते हैं? जब ट्रायल बैलेंस खुद ब खुद मैच नहीं करता, जब ट्रायल बैलेंस में कोई गलती होती है, जब ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं होता, तो फॉर द टाइम बीइंग इसको बराबर करने के लिए हम यहां पर सस्पेंस लिख देते हैं। और सस्पेंस लिखना एक इंडिकेशन है, सस्पेंस लिखना एक खतरे की निशानी है, तभी इसको लाल इंक से लिखा जाता है। सस्पेंस को हमेशा रेड इंक से लिखा जाता है, रेड, रेड खतरे की निशानी है। तो हम बताना चाहते हैं कि भाई ये खतरनाक ट्रायल बैलेंस है, ये सही ट्रायल बैलेंस नहीं है, इसमें गड़बड़ है। ओके, अब उस बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर अगर ये सस्पेंस अकाउंट गलती है, हाँ, तो जब हम अपनी सारी गलतियां ठीक करेंगे तो क्या होगा? बेटे जब तू अपनी सारी गलतियां ठीक कर देगा ना, जब सारी गलतियां ठीक कर देगा, टोटल को ठीक कर देगा, कैरी फॉरवर्ड ठीक कर देगा, अमाउंट ठीक कर देगा, पोस्टिंग ठीक कर देगा, बैलेंसिंग ठीक कर देगा, सब कुछ ठीक कर देगा, तो ये ट्रायल बैलेंस में से सस्पेंस अकाउंट गायब हो जाएगा। ये सस्पेंस अकाउंट तब तक के लिए है जब तक इसके अंदर गलती है। जब तू सारी गलतियां ठीक कर देगा तो सस्पेंस अकाउंट यहां से डिलीट हो जाएगा। वही हुआ इस क्वेश्चन में, वही हुआ। देख, जब इस बच्चे ने ट्रायल बैलेंस बनाया
तो उसने डेबिट का टोटल किया, क्रेडिट का टोटल किया। उसका डेबिट का टोटल बेटे 272 आ रहा था, उसका डेबिट का टोटल 272 नहीं आ रहा था, उसको 10,000 डालना पड़ा, यानी कि ये एक मिस्टेक है। 10,000 डालने के बाद उसने यहां पर इसको 272 किया, है ना। इसका मतलब ये ट्रायल बैलेंस खतरनाक ट्रायल बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस मिस्टेक वाला ट्रायल बैलेंस है, क्योंकि इसमें एक सस्पेंस अकाउंट है। अब मैंने जैसे इसको देखा, मेरी नजर गई सस्पेंस अकाउंट पे। मैंने कहा यार सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट तो मिस्टेक है, ये तो गलती है, ये तो रॉन्ग है। तो मैंने कहा ये ट्रायल बैलेंस गलत है, मैं इस पे विश्वास नहीं कर सकता, चलो इसको ठीक करें। मैंने एक एक करके पूरा ट्रायल बैलेंस ठीक किया। जब मैंने पूरा ट्रायल बैलेंस एक एक करके ठीक किया तो मुझे एक पता था कि भाई सस्पेंस अकाउंट गायब हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, सस्पेंस अकाउंट डिलीट कर दिया। जैसे ही मैंने सस्पेंस अकाउंट डिलीट किया और मैंने अपनी सारी गलतियां ठीक करी, फिर मैंने टोटल लगाया, ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो क्या बात समझ आई हमारे को? बात यह समझ आई, अगर जर्नल सारा सही है, लेजर सारे सही है, तो ट्रायल बैलेंस अपने आप सही आएगा, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट आएगा, अपने आप ठीक होगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं कुछ भी गलत कर दोगे तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, और ट्रायल बैलेंस जब मैच नहीं करता तो टेम्परेरी टाइम बिंग, थोड़ी देर के लिए हम यहां पर सस्पेंस लिख देते हैं और हम अपनी गलतियां ढूंढने जाते हैं। जब हम अपनी सारी गलतियां ढूंढ देते हैं, सारी गलतियां ठीक कर देते हैं, फिर से ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं सारी गलतियां ठीक करके, तो ट्रायल बैलेंस खुद ब खुद मैच कर जाता है, सस्पेंस डिलीट हो जाता है। आई बात समझ में? ये है कॉन्सेप्ट सस्पेंस का। ऑल राइट सर, एक क्वेश्चन और करा दो ऐसे ही। मैंने कहा जी ठीक है, एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूं। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके पास, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन कह रहा है जी ट्रायल बैलेंस बनाओ 31 मार्च 2023 को। मैंने कहा जी ट्रायल बैलेंस बना देते हैं, क्या दिक्कत है। ये लो ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2023। चलो जी पहले आइटम पढ़ो, प्रोविजन। ओ प्रोविजन 4,000। सर प्रोविजन में तो क्रेडिट बैलेंस होता है, हाँ जी। नेक्स्ट ड्रॉइंग्स डेबिट 4,000, सही है। अकाउंट रिसीवेबल को डेटर बोलते हैं, डेटर डेबिट होता है 90,000। परचेजेस 61 डेबिट होता है, ओके। बैड डेट राइट ऑफ, बैड डेट राइट ऑफ करना मतलब लॉस 3100 डेबिट होता है। सेल 90,000 क्रेडिट, है ना। अब आपको पता चल रहा होगा। बैड डेट रिकवर्ड, वापस आया लॉस, लॉस की रिकवरी हुई है, क्रेडिट। बैड डेट रिकवर्ड इज लॉस रिकवर्ड, क्रेडिट। कैरेज ऑन परचेज इज एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड, अगेन प्रोविजन। यहां पर भी प्रोविजन था, ये भी प्रोविजन है। प्रोविजन में क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट जनरल रिजर्व, 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 प्रोविजन, रिजर्व, प्रोविजन, रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिटर्स क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल 40,500 क्रेडिट बैलेंस। प्रोविजन, प्रोविजन क्रेडिट बैलेंस। प्रोविडेंट फंड, चाहे बेटे प्रोविजन हो, चाहे रिजर्व हो, चाहे फंड हो, क्रेडिट बैलेंस होता है इनमें।
एक ही बात होती है फंड की, रिजर्व की और प्रोविजन की, बैलेंस सेम होते हैं सबके, क्रेडिट, क्योंकि ये सारे के सारे प्रॉफिट से बनाए जाते हैं। प्रॉफिट में क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है तो रिजर्व में भी क्रेडिट, प्रोविजन में भी क्रेडिट, फंड में भी क्रेडिट। रिजर्व 8800 क्रेडिट बैलेंस, मशीनरी इज डेबिट बैलेंस, प्रोविजन क्रेडिट बैलेंस, and last is carriage on sale debit balance. Carriage on sale is carriage outward, खर्चा। अब आप इसका टोटल लगाएंगे और होपफुली टोटल मैच करेगा। टू 17100, यहां देखें 217,100, क्या बात है, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको यही पता होना चाहिए कि किस चीज में डेबिट बैलेंस है, किस चीज में क्रेडिट बैलेंस है, कौन सी आइटम डेबिट पे आएगी, कौन सी आइटम क्रेडिट पे आएगी। एक बार आपने डेबिट क्रेडिट समझ लिया, वो वैल्यूज डालो, टोटल करो, मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गलती है। ओके सर, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ये भी आप बता दो, लेकिन आप ये सॉल्व मत करना, आप सिर्फ बस ये बता दो कि इसमें डेबिट है कि क्रेडिट है, हम अपने आप कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं, मैं करा नहीं रहा, प्रैक्टिकली आप खुद कर लेना, मतलब इसका ऐसा फॉर्मेट खुद बनाना। मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूं कि कौन सा डेबिट है, कौन सा क्रेडिट है ना। डेबिट वाले डेबिट में लिख देना, क्रेडिट वाले क्रेडिट में लिख देना, डेबिट का टोटल लगाना, क्रेडिट का टोटल लगाना, मैच करेगा। ठीक है सर, जैसे कि डेटर डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर्स क्रेडिट बैलेंस। अब रेंटल इसमें तो दे ही रखा है क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस यानी कि ये इनकम है। मिसलेनियस एक्सपेंस डेबिट बैलेंस, प्लांट एंड मशीनरी एसेट डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर क्रेडिटर क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक में होता है डेबिट बैलेंस। इसमें लिख ही दिया उसने, डिस्काउंट क्रेडिट का है तो क्रेडिट का है, बिल्डिंग एसेट है डेबिट। रेंट, अब ये देखो यहां पर भी रेंट था, यहां पर भी रेंट है, ये वाले रेंट के आगे उसने अगर क्रेडिट लिखा इनकम, तो ये वाला रेंट कौन सा होगा, एक्सपेंस डेबिट। लोन क्रेडिट, लोन लायबिलिटी है क्रेडिट होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस होता है तो डेबिट। कन्वेंस एक एक्सपेंस होती है, ट्रैवलिंग कन्वेंस टू ट्रैवल। फर्नीचर एसेट है डेबिट। कमीशन, कमीशन एक खर्चा है डेबिट। ड्राइंग्स डेबिट होती है, कैपिटल क्रेडिट होती है। सैलरी एंड वेजेस डेबिट, ये वाला डिस्काउंट डेबिट का है, ये वाला डिस्काउंट क्रेडिट का है, उसने बता ही रखा है ये क्रेडिट वाला है, ये डेबिट वाला है। परचेज डेबिट होती है, सेल क्रेडिट होती है। फिर आते हैं हम जीएसटी के ऊपर। याद है हमने जीएसटी किया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी के केस में जो हमारे इनपुट वाले अकाउंट होते हैं, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट ये डेबिट होते हैं क्योंकि ये हमारे लिए एसेट होता है रिकवरेबल। लेकिन जो हमारे आउटपुट वाले अकाउंट होते हैं, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, ये हमारी लायबिलिटी होती है क्रेडिट। सो इनपुट 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 डेबिट, आउटपुट 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 क्रेडिट। अब आप डेबिट डेबिट वाले एक तरफ लिखो, क्रेडिट क्रेडिट वाले एक तरफ लिखो, डेबिट का टोटल लगाना, क्रेडिट का टोटल लगाना, मैच करके देखना, मैच हो जाएगा। अब जितने भी क्वेश्चन है आप इस तरह से फटाफट से प्रैक्टिस कर सकते हो, फटाफट से। चाहे मैं तो कह रहा हूं कैलकुलेटर पे कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। एक बारी के लिए समझने के लिए अगर आपने 50 क्वेश्चन करने हैं, 100 क्वेश्चन ट्राई करने हैं, फटाफट से ट्राई करने हैं,
तो लिख के देख लो कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट, कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट, डेबिट 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 टोटल लगाओ, क्रेडिट 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 टोटल लगाओ, मैच करके देखो मैच करेगा। फटाफट से 2 मिनट 5 मिनट में आप 10-10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एक बार के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ जस्ट प्रैक्टिस। अदरवाइज तो फॉर्मेट तो आपको ये यूज करना ही है, फॉर्मेट आपको पता ही है कैसे बनाना है, ठीक है ना। चलिए, अब हमारे पास एक सवाल का जवाब नहीं मिला सर हमारे को, एक सवाल का जवाब नहीं मिला सर हमारे को। क्या सर? हमारे को यह सवाल का जवाब नहीं मिला कि जब आपने ये बोला कि हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस के अंदर हम ओपनिंग स्टॉक तो लिखते हैं यहां पर क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखते नहीं है ना। क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखते नहीं है, तो सवाल उठता है वाई क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट कम इनसाइड ट्रायल बैलेंस। वाई? ये सवाल खड़ा होता है कि सर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर क्यों नहीं होता, होना तो चाहिए, क्यों नहीं होता? तो इसका सवाल इसी चीज में छुपा हुआ है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर चीजें आती कहां से है। ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपनिंग स्टॉक कहां से आया, ट्रायल बैलेंस के अंदर परचेज कहां से आई, ट्रायल बैलेंस के अंदर कैपिटल कहां से आया, ट्रायल बैलेंस के अंदर सेल कहां से आई, यही सवाल आता है ना। सोचो, मैं आपको देता हूं 1 मिनट सोचने का, सोचो। सोचा? सोचा कि नहीं सोचा? सोचा सर, सोचा। देखो होता क्या है, जब आप जर्नल एंट्री करते हो है ना, जर्नल एंट्री करते हो तभी आप किसी एक अकाउंट को डेबिट करते हो और किसी एक अकाउंट को क्रेडिट करते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, आपने एक जर्नल एंट्री करी, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैपिटल अकाउंट 10,000, ठीक है। ये आपने जर्नल एंट्री करी। जर्नल एंट्री के बाद क्या करते हो सर? जर्नल एंट्री के बाद हम लेजर में जाते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते हैं। तो इसका मतलब अगर आपने जर्नल एंट्री करी तो इसके बाद आपने लेजर बनाया होगा, एक आपने कैश का अकाउंट बनाया होगा और एक आपने कैपिटल का अकाउंट बनाया होगा। अकाउंट बनाने के बाद आप लेजर में पोस्टिंग करते हो, इसका मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल किया होगा 10,000 और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में बाय कैश किया होगा 10,000। ऐसे आप पोस्टिंग करते हो, पोस्टिंग करने के बाद टोटल और बैलेंस करते हो, फिर आपने इसका टोटल बैलेंस किया होगा, है ना। टोटल बैलेंस किया होगा तो आपके पास यहां पर आ गया होगा बैलेंस सीडी 10,000 और यहां पर आ गया होगा बैलेंस सीडी 10,000। अब ये वाला जो बैलेंस है ये आपने यहां लिखा कैश और ये वाला जो बैलेंस है 10,000 कैपिटल, ये यहां लिखा, फिर आपने टोटल किया, ये 10,000 आ गया, ये 10,000 आ गया, ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। तो इसका मतलब कैश अकाउंट का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में गया, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में गया। बैलेंस क्यों आया? क्योंकि कैश का अकाउंट बना, कैपिटल का अकाउंट बना। अकाउंट क्यों बना? क्योंकि कैश और कैपिटल की जर्नल एंट्री हुई। ये
अगर किसी चीज की जर्नल एंट्री होती है तो जर्नल एंट्री के कारण उसका लेजर बनता है, लेजर बनता है तो उसमें पोस्टिंग आती है, पोस्टिंग होती है तो उसका बैलेंस होता है, बैलेंस होता है तो ही तो वो ट्रायल बैलेंस में आता है, तो ही तो वो ट्रायल बैलेंस में आता है। तो सर इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर किसी की जर्नल एंट्री नहीं हुई तो उसका लेजर नहीं बना, और अगर उसका लेजर नहीं बना तो उसमें पोस्टिंग नहीं हुई, पोस्टिंग नहीं हुई टोटल नहीं हुआ, टोटल नहीं हुआ बैलेंस नहीं निकला, बैलेंस नहीं है ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। ये क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की आपने कोई जर्नल एंट्री नहीं करी, क्लोजिंग स्टॉक की आपने कोई जर्नल एंट्री नहीं करी, क्लोजिंग स्टॉक की क्योंकि जर्नल एंट्री नहीं करी तो क्लोजिंग स्टॉक का लेजर नहीं बना, जर्नल के बाद लेजर बनता है, तो क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल ही नहीं है तो लेजर भी नहीं है, लेजर नहीं है पोस्टिंग नहीं है, पोस्टिंग नहीं है टोटल बैलेंस नहीं है, टोटल बैलेंस नहीं है ट्रायल बैलेंस में कहां से आ जाएगा? ये इसका आंसर है। तो आपने जो मेरे से सवाल पूछा कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर क्यों नहीं आता, उसका जवाब बड़ा सिंपल है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर इसलिए नहीं आता क्योंकि ट्रायल बैलेंस की हमने कोई जर्नल एंट्री नहीं करी, जर्नल एंट्री नहीं करी तो उसका लेजर नहीं बना, लेजर नहीं बना तो उसमें पोस्टिंग नहीं आई, पोस्टिंग नहीं आई तो उसका टोटल बैलेंस नहीं हुआ, बैलेंस ही नहीं हुआ तो ट्रायल बैलेंस में कहां से आ जाएगा? नहीं आएगा। इसीलिए जो हमने एक क्वेश्चन किया था, याद है आपको, इसीलिए जो हमने एक क्वेश्चन किया था उसमें हमने कहा था कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आएगा, दैट इज वाई क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो बात उठती है कि सर फिर क्लोजिंग स्टॉक को हम कहां लिखते हैं? क्लोजिंग स्टॉक हम लिखते हैं एज अ फुट नोट ऑफ ट्रायल बैलेंस, एज अ फुट नोट ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी कि जब हम अपना ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, जब हम अपना ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं तो उसके नीचे लिखते हैं एज अ नोट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 5000। हम ऐसे नीचे लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो जाता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आता नहीं है, बाद में हम क्लोजिंग स्टॉक को नीचे लिखते हैं एज अ फुट नोट, दैट इज इट। ये है ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओके सर, अब तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता नहीं है, उसका हमने रीजन समझ लिया, लेकिन तीन ऐसी सिचुएशंस होती हैं, तीन ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब क्लोजिंग स्टॉक हम ट्रायल बैलेंस के अंदर डाल सकते हैं। सर अभी तो आपने बोला क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता नहीं है, यस 100% क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। क्यों नहीं आता उसका हमने रीजन भी समझ लिया। ओके, लेकिन अब मैं आपको बोल रहा हूं देयर इज एन एक्सेप्शन, कुछ ऐसी सिचुएशंस बन सकती हैं जब हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर देख सकते हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर देख सकते हैं। कितनी सिचुएशंस होती हैं? तीन। सिचुएशन नंबर 1, व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस इज गिवन इनसाइड ट्रायल बैलेंस। नंबर 2, when adjusted purchase is shown inside trial balance, and number 3, when COGS is shown inside trial balance। COGS वही है जो अभी अपने पिछले पार्ट में किया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तीन सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब हम ट्रायल बैलेंस के अंदर ही क्लोजिंग स्टॉक को देखते हैं। कौन सी? पहली जीपीजीएल, दूसरी एडजस्टेड परचेज, तीसरी सीओजीएस। फिर से बोलो, पहली सिचुएशन जीपीजीएल, दूसरी सिचुएशन एडजस्टेड परचेज, तीसरी सिचुएशन सीओजीएस। अगर ये तीन सिचुएशंस होंगी तो आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर ही देखने को मिलेगा। कैसे? कैसे? सिचुएशन नंबर 1, जब जीपीजीएल होगा, जब जीपीजीएल होगा ना तो आपका जो ट्रायल बैलेंस बनेगा
जब जीपीजीएल होगा तो आपका जो ट्रायल बैलेंस बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट जीपी, तो जीपी यहां पर होता है, या फिर और यहां पर या तो जीपी होगा या जीएल होगा। और अगर ग्रॉस लॉस होगा यानी कि जीएल, तो जीएल यहां दिखेगा। दोनों में से कोई एक ही होगा ना, आइदर देयर इज अ ग्रॉस प्रॉफिट और देयर इज अ ग्रॉस लॉस, देयर कैन नॉट बी जीपी एंड जीएल टुगेदर। दोनों तो इकट्ठे नहीं हो सकते, या तो जीपी होगा या जीएल होगा। तो अगर जीपी होगा तो वो क्रेडिट साइड पे होगा, अगर जीएल होगा तो वो डेबिट साइड पे होगा। इन दोनों में से अगर कोई एक होगा ना, कोई एक, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस के अंदर ही होगा। ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस के अंदर ही होगा। आई बात समझ में? ओके। सेकंड केस, एडजस्टेड परचेज। यानी कि हम एक ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, उसमें मैं ये कह रहा हूं अगर एडजस्टेड परचेज होगा, एडजस्टेड परचेज जो कि यहां पर होगी डेबिट, तो साथ में क्लोजिंग स्टॉक भी होगा। आई बात समझ में? जीपी के साथ क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, जीएल के साथ क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक होगा डेबिट पे ही, एसेट है। एडजस्टेड परचेज अगर होगी तो साथ में क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट में ही होता है। और तीसरी सिचुएशन, सीओजीएस, तो आपने एक ट्रायल बैलेंस बनाया, उस ट्रायल बैलेंस में आपने कहा जी सीओजीएस यहां पर, तो सीओजीएस अगर यहां पर लिखा तो साथ में क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा। देख लो एक बार, तीनों सिचुएशन देख लो। जीपी के साथ क्लोजिंग स्टॉक, जीएल के साथ क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर, एडजस्टेड परचेज के साथ क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर, सीओजीएस के साथ क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर। तीनों केसेस में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर दिख रहा है आपको, तीनों केसेस में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर दिख रहा है आपको। और एक बात याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, क्या सर? When closing stock is inside trial balance, then opening stock will not be there. जब ओपनिंग स्टॉक होता है ना ट्रायल बैलेंस में, तो क्लोजिंग बाहर होता है। जब ओपनिंग स्टॉक होता है ना ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो क्लोजिंग स्टॉक बाहर होता है। ओपनिंग स्टॉक अगर अंदर होगा तो क्लोजिंग स्टॉक अंदर नहीं होगा, बाहर होगा क्लोजिंग स्टॉक, फुटनोट, ट्रायल के बाहर। और अब हम क्या कह रहे हैं? अब हम कह रहे हैं कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर चला गया, जो कि 3 केसेस में जाएगा, 1 2 3, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जाने से ओपनिंग स्टॉक ट्रायल में नहीं आएगा, तो फिर ओपनिंग स्टॉक ट्रायल में नहीं आएगा। यहां पर भी ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, यहां पर भी ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, यहां पर भी ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का दुश्मन है, वो उसके साथ नहीं होगा, ऐसे याद रख लो। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का दुश्मन है, वो उसके साथ नहीं होगा, इसको ऐसे याद रख लो। ट्रायल बैलेंस चैप्टर में तो इतना ही आपको सीखना है, बाकी जो कुछ भी सीखना ना वो आपको फाइनल अकाउंट चैप्टर में सीखना और डिटेल में। अभी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन लेकर आया हूं, ताकि ये कॉन्सेप्ट भी आपका रिवाइज हो जाए। वो ये है, कह रहा है जी ये क्वेश्चन देखो और ट्रायल बैलेंस बनाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं इस क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, मैं इस क्वेश्चन को देख के ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा। तो मैंने एक ट्रायल बैलेंस बनाया, कौन सी डेट पे? 31 मार्च 2023 पे मैंने एक ट्रायल बैलेंस बनाया। देखो जी,
जब मैं इस ट्रायल बैलेंस को पढ़ता हूं तो मुझे ना यहां पर ये दिख रहा है, देखो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये क्या होता है, COGS। जब मैं इस ट्रायल बैलेंस को पढ़ता हूं तो मुझे यहां पर दिखता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS। अब जैसे ही मैंने देखा भाई COGS है, तो मेरे को तो दिमाग में घंटी बजी। क्या घंटी बजी? मेरे दिमाग में ये घंटी बजी कि यार अगर COGS है, अगर COGS है 1,50,000, तो COGS तो डेबिट होता है, COGS तो डेबिट होता है, और COGS के साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक भी आता है। COGS के साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक भी आता है। अभी तो पढ़ा हमने कि COGS के साथ क्लोजिंग स्टॉक आता है। ये देखो, अगर COGS डेबिट पे आएगा तो क्लोजिंग स्टॉक भी डेबिट पे आएगा। तो मैंने कहा भाई COGS भी है डेबिट, तो क्लोजिंग स्टॉक भी आना चाहिए डेबिट। ओके, तो क्या फिर ओपनिंग स्टॉक कहीं पर आएगा? नो, ओपनिंग स्टॉक कहीं नहीं आएगा, ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। सर बाकी चीजें, बेटे बाकी चीजें तो तेरे को आती हैं, बाकी चीजें तो तेरे को आती हैं। ऑफिस एक्सपेंस, एक्सपेंस है डेबिट। सेल 2 लाख क्रेडिट। डेटर 60,000 डेबिट। क्रेडिटर 30,000 क्रेडिट। फिक्स्ड एसेट 50,000 डेबिट। और कैपिटल 90,000 क्रेडिट। अब आप इसका टोटल लगा लो, टोटल मैच करना चाहिए। 20 + 150 + 60 + 40 + 50 320, 2 2 30 320, हो गया ना मैच। तो हमारे को एक ही शिक्षा मिली, वो ये है कि क्लोजिंग स्टॉक के साथ साथ COGS के साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक भी अंदर ही आता है। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन करा दो फिर। ले, एक और क्वेश्चन करा देता हूं। ये रहा एक और क्वेश्चन। वो कह रहा है करेक्ट दिस ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस रॉन्ग है, आप इसको ठीक करो। ये ट्रायल बैलेंस मैच तो कर रहा है 350 350, पर अगेन दिस इज रॉन्ग। डेबिट को क्रेडिट पे लिखा हुआ है, क्रेडिट को डेबिट पे लिखा हुआ है, गलतियां हैं इसके अंदर। वो कहता है इसको ठीक करो। मैंने कहा जी ठीक करता हूं। जैसे ही मैंने इसको देखा इसमें COGS है, जैसे मैंने इसको देखा इसमें COGS है, तो मुझे एक बात समझ आई कि यार COGS के साथ क्लोजिंग स्टॉक आएगा, ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। COGS के साथ क्लोजिंग स्टॉक तो आएगा, पर ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। तो COGS है 1.5 लाख, तो मैंने कहा जी COGS आ गया 1.5 लाख। अब इसके साथ क्लोजिंग स्टॉक आएगा, और क्लोजिंग स्टॉक कोई क्रेडिट पे थोड़ी आता है, क्लोजिंग स्टॉक तो डेबिट पे आता है। ओके, बाकी चीजें हम एज इट इज लिख देंगे, जैसे कि डेटर 60,000 गलत है, इस तरफ आएगा डेबिट। क्रेडिटर्स 30,000 सही है, हाँ। फिक्स्ड एसेट्स 50,000 सही है, डेबिट। क्या बेटे क्लोजिंग स्टॉक अगर आया तो ओपनिंग स्टॉक आएगा? आएगा ओपनिंग स्टॉक? नहीं सर, ओपनिंग स्टॉक तो नहीं आएगा। एक्सपेंस डेबिट होते हैं, सेल क्रेडिट होती है, और कैपिटल क्रेडिट होता है।
यही तो लॉजिक है। सीओजीएस के साथ क्लोजिंग स्टॉक आएगा, ओपनिंग नहीं आएगा। तो सीओजीएस के साथ क्लोजिंग आया, ओपनिंग नहीं आएगा। अब आप इसका टोटल लगाओ, ये कितना आ गया 320, ये कितना आ गया 2.5, 320, मैच हो गया, है ना। सर अगर आप एक क्वेश्चन और करा देते तो और मजा आ जाता। मैंने कहा जी ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देता हूं। आपको कह रहा है जी ट्रायल बैलेंस बनाओ 31 मार्च 2023 का। तो हमने 31 मार्च 2023 का ट्रायल बैलेंस बनाना है। अब इस ट्रायल बैलेंस में क्या है जी, इस ट्रायल बैलेंस में एक चीज आपको देखने को मिलेगी, यहां देखो, एडजस्टेड परचेस, एडजस्टेड परचेस। जब हम एडजस्टेड परचेज देखते हैं तो एडजस्टेड परचेज के साथ क्लोजिंग स्टॉक आता है ट्रायल बैलेंस में, तो एडजस्टेड परचेज के साथ क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, इतनी सी बात है, बाकी सब कुछ तो तुम्हें आता ही है। तो लिखो कैपिटल 50,000 क्रेडिट, कैरेज आउटवर्ड 925 डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक आएगा ना, आएगा ना क्लोजिंग स्टॉक, आएगा सर 10290। इंपोर्ट ड्यूटी हमारा खर्चा है 1600 आएगा। बस इतना ही सीखना था इसमें कि क्लोजिंग स्टॉक आएगा परचेजेस एडजस्टेड के साथ, बाकी सारा तो तुम्हें आता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिटर 6250, एक्सपोर्ट ड्यूटी ये भी टैक्स ही है 1400, इंपोर्ट ड्यूटी हो चाहे एक्सपोर्ट ड्यूटी हो, है तो टैक्स खर्चा। डेटर 10335, वेजेस 17265, फिक्स्ड एसेट्स 39500, बिल रिसीवेबल 7500, एडजस्टेड परचेज 28645। तो एडजस्टेड परचेज के साथ क्लोजिंग स्टॉक आना था, बस ये एक कॉन्सेप्ट यहां पर सीखना था। सेल 51,300 क्रेडिट, रेंट रिसीव्ड 1900 क्रेडिट, रिटर्न इनवर्ड 1200 डेबिट, इंटरेस्ट पेड 550 डेबिट, है ना। रिटर्न आउटवर्ड 615 क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट 5500 क्रेडिट, इनवर्ड कैरेज इनवर्ड 400 डेबिट, कैश एसेट 190 डेबिट, डिस्काउंट अलाउड 200 खर्चा डेबिट, कमीशन रिसीव्ड इनकम 435 क्रेडिट, एंड लास्ट इज बिल पेएबल लायबिलिटी 4000 क्रेडिट। अब आप इसका टोटल लगा के देखो, टोटल मैच करना चाहिए, ठीक है ना। 50,000 प्लस 6250 प्लस 51,300 प्लस 1900 प्लस 615 प्लस ये आ रहा है 1,20,000, और इधर का भी 1,20,000 आना चाहिए। नहीं यार, आना तो चाहिए। 400 डाला था मैंने, कैरेज इनवर्ड भी है 400, और एक 400 की कमी आ रही है लगता है, आना चाहिए यार। एक बार फिर से करके देख लेते हैं है ना, एक बार फिर से करके देख लेते हैं।
645 1200 550 400 190। हाँ आ रहे, सही है। ठीक है, तो हमारे को इस क्वेश्चन में भी सिर्फ इतना ही सीखना था कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर आ रहा है एडजस्टेड परचेजेस के साथ, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर आता है सीओजीएस के भी साथ, है ना। तो इतनी सी बात हमारे को सीखनी थी कि कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर भी आता है, 99.9% नहीं आता, पर 3 सिचुएशंस में आता है, जीपीजीएल के साथ, सीओजीएस के साथ और एडजस्टेड परचेज के साथ। सो दिस इज द होल थिंग अबाउट योर ट्रायल बैलेंस चैप्टर। ट्रायल बैलेंस में और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस हमेशा मैच होगा अगर आपकी कोई गलती नहीं है। ठीक है जी, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। और भी क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो, फटाफट से आप बस कैलकुलेट कर लो कौन सी चीज डेबिट पे, कौन सी चीज क्रेडिट पे, कौन सी चीज डेबिट पे, कौन सी चीज क्रेडिट पे, और आप बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करके इस चैप्टर को यहीं पर फिनिश कर दो। ठीक है जी, आई होप अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, और ऐसा ही मजा हम अगले वाले टॉपिक में भी आपको देंगे। तो बस मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।